नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। लेकिन कैसे छुप सकता था इतना बड़ा सच जो आज देश के रक्षा मंत्री ने माना है। 5 दिन से पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने के इंतजार में बैठा देश अब सिर्फ चेतावनी ही सुन रहा है। पाक के खिलाफ जुबानी जमा खर्च तो हमेशा से होता आया है, लेकिन कार्रवाई न तब हुई न अब होती दिख रही। अलबत्ता पहली बार रक्षा मंत्री ने कबूल कर लिया है कि उरी में 18 जवानों की शहादत सुरक्षा चूक का नतीजा थी। विपक्ष तो विपक्ष, सरकार के सहयोगी भी मोदी की तुलना मनमोहन से करने लगे हैं। वहीं कईयों को आयरन लेडी की जरूरत महसूस हो रही है। देश के लोग सरहद पार के दुश्मन से गुस्से में हैं, तो केजरीवाल हमेशा की तरह पीएम मोदी पर लाल हो रहे हैं। महिला आयोग में फर्जी नियुक्ति को लेकर दर्ज हुई एफआईआर से आपके सारे नेता आपा खो बैठे हैं। तो चाचा भतीजे को लेकर घर में मचा घमासान के बीच मुलायम ने चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है। समाजवादियों की डूबती कश्ती को वो कैसे पार लगाएंगे ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन पंजाब में अपना परचम लहराने के लिए सिद्धू ने नई गुगली फेंक दी है। सियासत और शहादत से उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने 7 रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रख दिया है। तो वहीं रेल बजट की परंपरा को इतिहास बनाने की घोषणा कर दी है। सरहद पार पाकिस्तान अपनी गलती मानने की बजाय गीदड़ भभकियां देने में मशगूल है और दुनिया के नेताओं को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। दिल्ली महिला आयोग की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की जांच अब केजरीवाल तक पहुंच गई है। अपनी गर्दन फंसती देखकर केजरीवाल ने एक बार फिर से पीएम मोदी के खिलाफ भड़ास निकाली है। सवाल है, अगर केजरी ने कोई गलती नहीं की तो जांच से क्यों डर रहे हैं? प्रधानमंत्री की सहमति के बिना तो किसी मुख्यमंत्री का नाम ऐसी एफआईआर के अंदर तो नहीं आता, तो जाहिर है कि ये प्रधानमंत्री जी के इशारे पे की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केजरीवाल का गुस्सा नया नहीं है। हर बात पर पीएम मोदी को टारगेट करना उनका पुराना शगल है। चाहे विधायकों की सदस्यता पर खतरा हो या नेताओं पर यौन शोषण का आरोप या फिर मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे, केजरी हर बार यूं ही बरसते रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी खुद की गर्दन भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसती नजर आ रही है। दिल्ली महिला आयोग में फर्जी नियुक्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिससे वो आपा खो बैठे हैं। एफआईआर को सियासी साजिश बताते हुए केजरी ने इस पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान तक कर डाला। विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएंगे और इस पूरी एफआईआर के ऊपर स्पेशल सत्र बुला के इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा कराई जाएगी। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला का आरोप है कि स्वाति मालीवाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आयोग में गैर कानूनी तरीके से 85 लोगों की नियुक्ति कर दी। आरोप है कि इन पदों पर भर्ती के लिए आम जनता को किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। यही नहीं, इन कर्मचारियों के वेतन भी मनमाने तरीके से तय कर दिए गए। बरखा की शिकायत पर एसीबी ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है, जिसके बाद सोमवार को एसीबी ने स्वाति मालीवाल से 2 घंटे तक गहन पूछताछ की और उनसे एसीबी के अधिकारियों ने 27 सवालों के जवाब भी मांगे। केजरी के आरोपों पर एसीबी ने सफाई दी तो बीजेपी पूछ रही है कि केजरी को कानून का सामना करने से डर क्यों लगता है। ये लैंग्वेज तो कंप्लेनेंट ने डाली है, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में जिसका जो रोल होगा उसको देखा। किस लिए किया गया है उसका जवाब दें, कोर्ट में जाके दें, और किसी ने गलत किया है तो उसको सजा भी उसी प्रकार से मिलेगी, फटकार भी उसी प्रकार से मिलेगी कि आपने कुछ गलत किया है तो आपको भी सजा मिलेगी। तो डरते क्यों हैं और प्रधानमंत्री का बार बार क्यों नाम लेते हैं, ये समझ के बाहर होता जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ केजरी की रार पुरानी है। चाहे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा हो या दिल्ली पुलिस पर कब्जे की जंग, बार बार केजरीवाल और उनके कारकुन मोदी सरकार पर ही तलवारबाजी करते रहे हैं। एलजी और मुख्यमंत्री के अधिकारों को लेकर भी केंद्र और राज्य आमने सामने आ चुके हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल दिल्ली के बॉस एलजी ही हैं, लिहाजा केजरीवाल सरकार उनकी सलाह के बगैर कुछ नहीं कर सकती। केंद्र और राज्य सरकार की इस नूरा कुश्ती में दिल्ली का आम आदमी परेशान है। न तो अपराध में कमी आई, न ही रोजगार के मौके बने। यहाँ तक कि सड़कों और नालियों की साफ सफाई भी भगवान भरोसे है।
यही गंदगी अब मच्छरों के रूप में चिकनगुनिया और डेंगू का डंक मार रही है। लेकिन एमसीडी और सरकार एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। रामलीला मैदान में अन्ना के मंच से केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को देश का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया था और इस मुहिम को लेकर ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। लेकिन लगता है सत्ता मिलते ही सारे आदर्शों को तिलांजलि दे दी। सवाल है कि अगर केजरी ने कुछ गलत नहीं किया तो जांच का इंतजार क्यों नहीं करते? साजिश लगती है तो अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? आखिर सांच को आंच कैसी? देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। कहते हैं नाम में क्या रखा है, बोलता तो काम है, लेकिन उसके बाद भी कैसे नाम बदल रहे हैं और सियासत की रवायत में काम पर नाम भारी हैं। कहीं नाम बदले जा रहे हैं तो कहीं परंपराओं को इतिहास बनाया जा रहा है। बदलाव की इस बयार में अब रेल बजट की परंपरा भी इतिहास हो जाएगी। सरकार ने फैसला किया है कि अब रेल बजट भी आम बजट का हिस्सा बनेगा, यानी जेटली ही इस बार प्रभु हो जाएंगे। आप कह रहे हैं हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया। एवरीबॉडी इज एप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। जिंदगी का सफर तो इज्जत से ही शुरू होता है। रेल का सफर भी एक जिंदगी का सफर है। मैं चाहती हूँ कि हर आदमी हमारी रेल पर इज्जत से सफर करे। विपदाएं आती है, आई, हम न रुकेंगे, हम न रुकेंगे। आघातों की क्या चिंता है, हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे। टीवी चैनल्स पर अब ऐसे मंजर कभी नहीं दिखेंगे। रेल मंत्रियों की घोषणाएं न तो टेलीविजन पर देखी जाएंगी, न ही अखबारों की सुर्खियां बनेंगी। 92 सालों से चली आ रही परंपरा अब भारतीय इतिहास का हिस्सा होगी। अब साल में सिर्फ एक ही बजट पेश होगा और वो भी 28 या 29 फरवरी के काफी पहले। साथ ही ये भी तय हुआ है कि बजट सत्र तय तारीख से पहले शुरू होगा। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक बजट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि टैक्स के कानून और खर्चे 1 अप्रैल से लागू हो जाए। Decisions will continue to be taken by the railways, but the accounts of the railways will be presented to Parliament by the finance minister in the budget. 1924 में रेल बजट को अलग करने का फैसला रेलवे की जरूरतों के आधार पर हुआ था, लेकिन जेटली की माने तो इसकी अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। जेटली का तर्क है कि जब रक्षा और परिवहन जैसे कई क्षेत्रों का बजट रेलवे से बड़ा होते हुए भी आम बजट का हिस्सा है, तो फिर रेलवे के लिए अलग बजट की दरकार क्या है? लेकिन रेलवे का महत्व सिर्फ पैसे के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। 13 लाख कर्मचारियों वाला भारतीय रेलवे अपने आप में एक लघु भारत है, लेकिन जेटली की दलील है कि बदलाव से व्यवस्था और बेहतर होगी। रेलवे के खर्चे उसी के संसाधनों के जरिए पूरे किए जाएंगे और रेलवे को एक फायदा ये भी होगा कि उसे डिविडेंड नहीं देना होगा, यानी हर साल तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। One of the strict directions given to the railway department and the government by the Honorable Prime Minister was that we need to inject a lot of professionalism to improve the quality of the railways itself. भाप से डीजल और अब करंट से पटरियों पर सरपट दौड़ती भारतीय रेलवे का इतिहास 163 साल पुराना है। रेलवे के दस्तावेज के मुताबिक 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेल चली थी। आज अगर भारतीय रेल की सारी पटरियों को सीधा जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई पृथ्वी के आकार से भी 1.5 गुना ज्यादा होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाली भारतीय रेल एशिया का दूसरा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। फिलहाल 13 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की पूर्ति ये दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। लगभग 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को ये रोजाना अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी के लगभग बराबर है। किसी को भी ये जानकर हैरानी हो सकती है कि भारतीय रेल की वेबसाइट पर 12 लाख प्रति मिनट से ज्यादा हिट होते हैं और इस पर लाखों साइबर हमले भी हुए हैं। लेकिन रेलवे की वेबसाइट कभी नहीं रुकती। यात्रियों के साथ ही रेलवे सामानों की ढुलाई भी करता है, साथ ही बिखरे हुए क्षेत्रों को जोड़कर देश की एकता और अखंडता में 4 चांद भी लगाता है। आपदा की स्थिति में पीड़ितों के बीच राहत पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम भारतीय रेल ही है। यही वजह है कि रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। जाहिर है रेलवे अपने आप में एक मुल्क से कम नहीं,
गठबंधन सरकारों के दौर में तो रेल मंत्रालय ही तय करता था कि सरकार में उस शख्स की हैसियत कितनी बड़ी है। जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और लालू यादव सरीखे सियासतदान रेल के जरिए ही सरकारों को दौड़ाते रहे, चाहे संयुक्त मोर्चा हो, एनडीए या फिर यूपीए। रेल मंत्री वही बनता रहा जो सरकार को डिरेल करने का मादा रखता हो। विकास का लाभ गरीबों को मिलना चाहिए। मेरे राज्य में 2 रुपया में गरीब आदमी सब पैसेंजर गाड़ी में चल रहा है। 90 के दशक से शुरू हुआ रेल का ये खेल मोदी सरकार के आने तक जारी रहा। 1995 में सीके जाफर शरीफ के बाद पवन कुमार बंसल रेल बजट पेश करने वाले कांग्रेसी रेल मंत्री बने थे, तो एनडीए में सदानंद गौड़ा पहले रेल मंत्री बने जो बीजेपी नेता हैं। कृपया ध्यान दीजिए। नीतीश ने संपूर्ण क्रांति और जनसाधारण एक्सप्रेस के जरिए जेपी और लोहिया का अक्ष दिखाया, तो रामविलास पासवान ने स्टेशनों के सौंदर्यकरण के नाम पर अपनी सियासत चमकाई। लालू ने कुल्हड़, कुली और गरीब रथ के जरिए सुर्खियां बटोरी। आदमी कुम्हार है, चाक चलाने वाला, ये बनाने वाला मिट्टी, ये फुट भी जाएगा, टूटेगा तो रेल लाइन में गिट्टी के साथ मिलेगा तो गिट्टी का भी काम करेगा। तो ममता बनर्जी ने दुरंतो और इज्जत पास के जरिए अपनी राजनीति को रफ्तार दी। I therefore announce a new schemes called इज्जत। एनडीए हो या यूपीए, सहयोगी दलों ने रेल मंत्रालय को दहेज का लग्जरी आइटम माना और परियोजनाओं को अपने अपने गृह राज्य में ले जाने की होड़ मची। रेल वोट बैंक की राजनीति से इस कदर जुड़ गया कि कोई भी रेल मंत्री खुद पर किराया बढ़ाने का कलंक मोल नहीं लेना चाहता था। लेकिन 30 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ बनी मोदी सरकार से रेल मंत्रालय की दावेदारी भी इतिहास बन गई। देखते जाइए बदलाव की बयार में और कितनी परंपराएं इतिहास बनती हैं। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। स्वागत है एक बार फिर से आपका। बात करते हैं उरी में शहीद हुए देश के जवानों का लहू प्रतिशोध की ज्वाला बनकर पूरे देश में इधर धधक रहा है। हर घर से आवाज आ रही है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दो। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से युद्ध होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर बहस छिड़ गई है। देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी पर टिकी है। लोग जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा। सर्जिकल स्ट्राइक, ये एक सवाल है। कूटनीति के जरिए पाकिस्तान को अलग थलग करना, आर्थिक रिश्ते खत्म करना या फिर बलूचिस्तान पर घेराबंदी। दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल भी बैठकें होनी है, तो सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं में भी हलचल दिखाई दे रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ कश्मीर को लेकर अपनी शराफत पर यकीन कराने के लिए ऐसा लगता है गिड़गिड़ाने की मुद्रा में है। इतना तो तय है कि अब आतंकवाद को लेकर सब्र का बांध सबका टूट चुका है। देश निर्णायक कार्रवाई चाहता है, लेकिन क्या ये कार्रवाई का वक्त आ गया है? और सवाल ये भी है कि भावनात्मक रूप से क्या देश की सरकारों के फैसले भी होते हैं? बीजेपी के शाहनवाज हुसैन, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब, संजय झा कांग्रेस से और जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजनयिक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हुसैन साहब आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरह से बैठकें हुई, आज जिस तरह से रक्षा मंत्री ने माना कि चूक हुई है, ये चूक जिस तरह की हुई पूरे देश में आज परेशानी है, पूरा देश जवाब मांग रहा है। क्या जवाब मिलेगा देश को सरकार से? देखिए, पाकिस्तान को लेकर पूरे देश के अंदर एक राय है। इसमें चाहे वो पार्टियां हों या देश के लोग हों, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों के मन में गम और गुस्सा है। 121 करोड़ लोग इकट्ठे होके पाकिस्तान को जवाब मिले ये चाहते हैं। हमारी सरकार भी वही चाहती है। हम पूरे दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर बेनकाब कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जहां तक पाकिस्तान को पहुंचा सकते थे पहुंचा रहे हैं। जहां तक आतंकियों से निपटने का सवाल है, पूरी ताकत से उससे निपट रहे हैं। आप देखिए, कल भी 10 से ज्यादा आतंकियों को हमारे सैनिकों ने मार गिराया है। हम उन सैनिकों को सलाम करते हैं और जिनकी शहादत हुई है उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। सरकार सबको विश्वास में लेगी और सरकार अपने तौर पर जो चीजें हैं वो कर रही हैं। लेकिन
पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कोई टेलीविजन पर ऐलान करके नहीं होगी। हम जितनी चीजें कर सकते हैं करेंगे जी, और उसको जवाब मिलेगा। टेलीविजन एक जरिया है हुसैन साहब, शाहनवाज हुसैन साहब, टीवी को आपसे बेहतर कौन जानता है। भाजपा के सबसे प्रिय प्रवक्ताओं में से आप रहे हैं, टीवी पर सबसे ज्यादा बोलने वालों में। टीवी एक माध्यम है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, सरकार की बात पहुंचाने के लिए हमने आपको यहां बैठाया है। हम ये नहीं जानना चाहते कि आपकी रणनीति क्या है जो आप हमसे खुलासा करें, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब कब मिलेगा, ये देश की जनता को आपकी तरफ से माकूल जवाब मिले। जी वही मीना जी, आपका ईटीवी पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, वो इतने डरे सहमे हैं उनके आईएसआई के लोग, आर्मी के लोग, कि वो आपका शो भी देख रहे होंगे और ये भी सुनना चाह रहे होंगे कि क्या भारत क्या तैयारी कर रहा है। तो जो सरकार है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो अपने तौर पे सारी तैयारियां रखते हैं जी। क्या करना, कितना करना, ये सरकार तय करेगी। वो कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं बता पाएगा, बल्कि वो सरकार की तरफ से आपको मालूम होगा जी। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतना कह सकता हूं कि हम जनता के मिजाज को समझते हैं और जो राय देश के अंदर बनी है, हमारी भी राय उनसे अलग नहीं है। लेकिन मैंने पहले कहा, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर उनको घेर रहे हैं जी। उनके एम्बेसडर को बुला के सम्मान किया गया है जी। उनके साथ पूरे दुनिया में उनको बेनकाब किया गया है। अमेरिकी संसद में भी 2 सांसदों ने कहा है, प्रस्ताव लिया है कि इनको आतंकी देश घोषित करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शहनवाज हुसैन साहब, एक बड़ी परेशानी है और सबकी चिंता है कि पाकिस्तान अपने मकसद में कहीं न कहीं सफल हुआ है। जब से पाकिस्तान बहुत ज्यादा बेचैन है, इसलिए जो भी उठाएगा उसका मुकाबला, उसका जवाब मिलेगा। जी संजय झा, मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि ये जो हुसैन साहब कह रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार राष्ट्रहित के मुद्दे और इस तरह के मुद्दे, इतने संवेदनशील मुद्दे पर अपनी रणनीति गुप्त रखेगी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उठाने की जो कोशिश की है और उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती दिख रही है, उसमें सुषमा स्वराज किस तरह से आगे बढ़ेंगी और अब तक की कार्रवाई से देश की जनता को ये जो भावनात्मक माहौल बना हुआ है कि आज ही सब कुछ हो जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, ऐसे में सरकार जो कुछ कर रही है संतुष्टि है? संजय झा, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आतंकवाद का निर्यात करना पाकिस्तान की कूटनीति है। और देखिए, हमारा जो एक दुविधा है, भारत के लिए जो दुविधा है, जो सालों से रहा है कि देखिए, आप अपने दोस्त को तो आप चुन सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी को चुन नहीं पाएंगे। जो पड़ोसी है वो आपका पड़ोसी है। अब इसीलिए ये जो मसले हैं ये बहुत ही जटिल हो जाते हैं जी। हमारी जो अभी यदि आपने सही कहा कि नवाज शरीफ जी ज़रूर कश्मीर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इस बात को हम न नकारें कि पाकिस्तान कश्मीर को 47 से जब उन्होंने भारत पर युद्ध किया था, उससे लेके आज तक उनका जो एक जुनून जो है, उनका जो एक मैं समझता हूँ कि भ्रम है कि एक न एक दिन वो कश्मीर पा लेंगे। लेकिन यही उनको ये जो आर्मी है और उनके जो आईएसआई हैं, उनको एक तरीके से एक उद्देश्य देता है। उनके लिए ये लक्ष्य है कि कश्मीर को लेके आप पाकिस्तान के आवाम को किसी न किसी तरीके से बहकाए रखें जी। और भारत को लेके वो बिल्कुल बौखला जाते हैं। मिश्रा साहब, देखिए पिछले देखिए यह बात हो सकता है, यह बात जरूर सच है कि पाकिस्तान कश्मीर में जब भी हमारे यहाँ कुछ तोड़फोड़ होते हैं तो पाकिस्तान उस पर तेल या घी फेंककर उस पर आग और बढ़ाता है। ये बात सही है, परंतु हम इस बात को समझें कि कश्मीर में यदि 80-90 दिन तक इतने हालात इतने नकारात्मक रहे हैं तो उसमें हमारी भी अंदरूनी जिम्मेदारी है जी। और इसका फायदा मिश्रा साहब, संजय झा ने जो सवाल उठाया है, एक तरफ कश्मीर के अंदर के हालात, दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार की रणनीतिक अस्पष्टता, क्या आप भी महसूस करते हैं? देखिए, मैं एक फौजी हूं, मैं राजनीतिक डिस्कशन में कॉम्पिटेंस नहीं रखता हूं। मैं एक फौजी तरीके से बताऊंगा, आज का जो दिन है यह सुझाव का दिन है, सलाह का दिन है और सहमत का दिन है सरकार के प्रति। और मैं नहीं चाहता हूं कि शक, शुबहा और सरकार को कटघरे में खड़ा करने से देश का कोई फायदा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष को जितने भी ऑप्शन हैं
सब ऑप्शन को ट्राई करना चाहिए और इन ऑप्शन में पाकिस्तान को आइसोलेट करना डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली, इकोनॉमिकली और उसी के साथ साथ बाकी ऑप्शन ट्राई करना ये आवश्यक है और ये करना है। मैं समझता हूं कि यह सरकार करेक्ट दिशा में जा रही है और सरकार को पूरा सपोर्ट देना चाहिए कि इस मुद्दे को जिस तरीके से सरकार टैकल करना चाहती है करे। और एक बात और, मैं ये नहीं समझता हूं कि ये आज के दिन में सरकार के लिए पॉसिबल होगा कि वो स्पेल आउट करे कि क्या एग्जैक्टली करेगी। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस में जो वहां पर बातें होंगी वो तो सबको पता लगेंगी। जी, जेके त्रिपाठी साहब, मिश्रा साहब ने जो बात कही है, दो बातें, एक तरफ हमें सरकार के साथ खड़ा होना है, दूसरी तरफ हमें यूएन में क्या कहना है। यूएन में क्या कहेगी सुषमा स्वराज जब जाएंगी बतौर मंत्री, बतौर भारत वहां पर रिप्रेजेंट करेंगी, तो उन्हें क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले मैं आपकी दूसरी बात का जवाब देता हूं और उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आपने कहा है कि पाकिस्तान क्या कुछ सफल होता नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से नीति रही है। और आप देखिए कि पिछले यूएन के पिछले 50 साल से ज्यादा के 60 साल से ज्यादा के इतिहास में पाकिस्तान ने तकरीबन हर बार जनरल असेंबली में ये मामला उठाया है और पाकिस्तान इसके लिए प्रतीक्षारत रहता है कि कब ये जनरल असेंबली का मामला हो या कब किसी और रीजनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मामला हो या कब कोई किसी बड़े राष्ट्र का कोई राजनेता हमारे यहाँ है तो मुझसे ये मामला उठाएं। तो पाकिस्तान तो हर साल ये करता रहा है और उसका हम जवाब भी देते रहे हैं। इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि सुषमा स्वराज जी कल उसका क्या जवाब देंगी। सुषमा स्वराज जो भी जवाब देंगी वो माकूल होगा और वो हम सबको पता भी लग जाएगा। दूसरी चीज जो ये है कि जो जनरल मिश्रा ने कहा है कि हमें इस समय सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये मौका, ये अवसर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने या एक दूसरे की बुराई करने या एक दूसरे की जड़ें खोदने का नहीं है। ये अवसर है कि हम लोग साथ में मिल करके इस समस्या से निपटें और ये अवसर है कि हम साथ में अपनी सेना को, अपने लोगों को सपोर्ट दें। जी, हाँ, एक चीज ये है कि युद्ध की जो बात कही जाती है, भावना के प्रवाह में आकर के ये बात कहना बहुत आसान है, लेकिन युद्ध करना इतना आसान नहीं होता। शायद इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने आर्मी को ये छूट दे दी है और आप देखेंगे कि बिना छूट दिए हमारे डीजीएमओ नहीं कहते कि हम क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये हम अपनी सुविधानुसार डिसाइड करेंगे। जिशा साहब, एक छोटा सा जवाब आपसे लूंगी और त्रिपाठी जी आपके पास भी सिर्फ 30 सेकंड में देश की जनता को ये बताइए, माफ कीजिए संजय झा, मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है आपको, देश की जनता को ये बताइए कि सोशल मीडिया पे जिस तरह का आक्रोश दिखता है, सरकार के लिए जंग लड़ना किसी भी देश के हित में नहीं होता है। मैं ये समझता हूं कि आज के दिन में यह बताना कि ये मिश्रा साहब बोलिए जल्दी से। हाँ, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के दिन में जिस तरीके से सरकार प्लान कर रही है पाकिस्तान का जवाब देने के लिए, वो बिल्कुल करेक्ट है। और सोशल मीडिया पर जो भी बातचीत हो रही है, मैं ये समझता हूं कि सरकार को इस वक्त पूरी छूट होनी चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए कि वो इस मामले को टैकल करे पाकिस्तान के खिलाफ। जी, त्रिपाठी साहब, बहुत संक्षेप में लास्ट रिएक्शन, मुझे कार्यक्रम में वक्त की कमी की वजह से खत्म करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, मैं मिश्रा जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जिस दिशा में सरकार कदम उठा रही है, जिस तरह से सरकार ने अपने कदम उठाए हैं, वो बहुत सही है और बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत शुक्रिया सरकार पे और सेना पे छोड़ देना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं भारत की सरकार और भारत की सेना पर जो भरोसा देश के बुद्धिजीवी, देश के जो सुरक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, जो पूर्व राजनयिक हैं और जो तमाम राजनीतिक दल भी जताने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुझाव दिए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, वो भी लेने की सरकार जरूर कोशिश करेगी, ये भी हम उम्मीद करते हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश, मिलवाते हैं बिलासपुर जिले की सतवंत अटवाल त्रिवेदी से। 1996 बैच की आईपीएस ऑफिसर सतवंत देश की पहली महिला आईपीएस हैं जो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में डीआईजी के पद पर नियुक्त हुई हैं। साथ ही वे हिमाचल की पहली महिला आईपीएस भी हैं। इससे पहले वे हिमाचल में क्राइम और साइबर सिक्योरिटी की आईजी रह चुकी हैं। जर्मन भाषा में गोल्ड मेडलिस्ट अटवाल अमेरिका से सिक्योरिटी की ट्रेनिंग लेने वाली देश की पहली ऑफिसर हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।